ठीक है, तो अपन चल रहे थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, ठीक है ना। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपको क्या बताया मैंने, क्या बताया? हमने ये बताया था कि प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। उसके बाद बताया कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, और उसमें बताया था कि निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। और इसके बाद हम बता रहे थे कि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप तीव्रता बढ़ाओगे तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा का मान तो बढ़ेगा, लेकिन निरोधी विभव के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने ये बता दिया था ग्राफ। आवृत्ति का पढ़ाना है आज, ठीक है ना। आज हम सीखें इधर एक बार, नहीं वो वैसे कराया था, शुरू से पढ़ा ले। देखिए इधर आज हम पढ़ेंगे निरोधी विभव पर। निरोधी विभव का मतलब है V0। निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव। तो ये मैंने बताया था आपको कि जब आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे तो निरोधी विभव परिवर्तित होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये बात की थी। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाएं तो हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। इधर अगर मैं क्या लेता हूं, बोलो, विभव लेते हैं, क्या लेते हैं, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, विद्युत धारा, क्या लेते हैं, विद्युत धारा। समझना ध्यान से। तो इसमें क्या होगा कि विभव के धनात्मक मान पर धारा समानुपाती होती है। यानी आप ऐसे अगर ग्राफ बनाऊं मैं, तो इसका जो ग्राफ है इस प्रकार आया था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान हो। इस विभव को क्या कहते थे, निरोधी विभव, क्या कहते थे। अब हम क्या करते हैं कि तीव्रता का मान बढ़ाते हैं। किसका मान, तीव्रता का मान बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीव्रता का मान बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बदल जाएगा। यानी अगर इसकी तीव्रता ज़्यादा है तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, अर्थात पहले वाले के लिए मान लिया 1 तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2। और यदि अगला बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी निरोधी विभव का मान बदल जाएगा और ये हो जाएगा V03। यानी इसकी आवृत्ति को अगर ν1 मानूं, इसकी आवृत्ति को ν2 माने और इसकी आवृत्ति को, तो चित्र को देखने पर पता लग रहा है कि इसमें ये वाला निरोधी विभव सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाली आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे इस निरोधी विभव पर धारा का मान शून्य था, लेकिन जैसे ही आवृत्ति बढ़ाई तो धारा बहने लगी, और फिर विभव का मान बढ़ाया तो निरोधी विभव फिर प्राप्त हुआ। तो ये मान ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर ये मान इससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ν3 बड़ा है किससे, ν2 से, और ν2 बड़ा है किससे, ν1 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि आवृत्ति को बढ़ाने पर निरोधी विभव का भी मान बढ़ जाता है। अगर हम एक अलग से और ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसे, इधर समझो। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आवृत्ति, क्या ले लूँ, आवृत्ति, जिसको मैंने लिख दिया न्यू, क्या लिख दिया, और इधर मैं ले लेता हूँ निरोधी विभव, क्या लेते हैं, निरोधी विभव, जिसको मैं लिखता हूँ V0 से। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, क्या आएगा, सीधी रेखा। क्योंकि मैंने अभी बोला है कि निरोधी विभव और आवृत्ति दोनों समानुपाती होते हैं, लेकिन वो ग्राफ मूल बिंदु से चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना दहली आवृत्ति से चालू होती है, इसलिए यहाँ से कुछ हटके ग्राफ यहाँ से चालू होगा, राइट। इस प्रकार का ग्राफ आएगा जहाँ पर ये आवृत्ति क्या कहलाएगी, ν0, जिसको कहते हैं दहली आवृत्ति। क्या कहते हैं, यानी आवृत्ति का कुछ मान किसके रूप में खर्च हो जाएगा, कार्यफलन के रूप में, किसके रूप में। और इसके बाद जब आवृत्ति का मान ν0 होगा तब जा करके इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा होगी। इस समय
गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि न्यू नोट पर निरोधी विभव का मान क्या है? 0। अरे इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? आवृत्ति तो कुछ है, लेकिन निरोधी विभव का मान क्या है? 0। और जब निरोधी विभव 0 होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र था ई वी नोट, ठीक है ना। और वी नोट का मान 0 तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। लेकिन जैसे ही आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से ज़्यादा है, सपोज इस बिंदु पर, किस पर? जब आवृत्ति का मान ज़्यादा है तो इसके निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको मैंने मान लिया कि अगर यहाँ आवृत्ति कितनी है? न्यू 1 है, तो यहाँ निरोधी विभव कितना आ जाएगा? V01। क्या आ जाएगा? इस ग्राफ को नीचे भी बनाया जा सकता है ऋणात्मक के लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही अपने इस बिंदु पर लिया तो यहाँ आवृत्ति क्या है? न्यू 2, तो यहाँ आवृत्ति क्या हो जाएगी? वो सॉरी, निरोधी विभव क्या हो जाएगा? V02। ऐसे ही और दिखा दो एक, ठीक है। यहाँ पर आवृत्ति कितनी है? न्यू 3, तो यहाँ निरोधी विभव हो जाएगा V03। इस प्रकार पता लग रहा है कि निरोधी विभव और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती हैं, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग पदार्थों के लिए, एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, अलग अलग पदार्थों के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। क्यों? जैसे कार्यफलन, आप बताओ कार्यफलन W बराबर क्या होता था, या फाई नोट बराबर क्या होता था? H न्यू नोट। और मैंने क्या बोला था? सबसे कम किसके लिए होता है? CGM के लिए। इसका मतलब उसके लिए आवृत्ति भी कम होगी, दहली आवृत्ति। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? प्लेटिनम के लिए, तो उसके लिए दहली आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कौन? दहली आवृत्ति, दहली। तो इस प्रकार आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था, अगर आपके पास एक ग्राफ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आवृत्ति। क्या लिखा है? आवृत्ति। और इधर आपको, आप क्या ले सकते हैं? बोलो बोलो। अरे निरोधी विभव, आराम खोरो, इसे काटना पड़ेगा, आराम खोरो बोल दिया। निरोधी विभव, इसको किससे लिखते हैं? V0 से। अब ये अगर कोई ए धातु है, क्या है? ए धातु है, और ये कौन सी धातु है सॉरी, बी धातु है। तो बताओ किसके लिए कार्यफलन ज़्यादा है? कौन सी धातु के लिए कार्यफलन ज़्यादा है? ए धातु के लिए या बी धातु के लिए? सिंपल सी बात है, क्योंकि ए धातु के लिए इस समय दहली आवृत्ति क्या है? न्यू नोट 1। बोलो बोलो। और इसके लिए कितनी है? न्यू नोट 2। किसके लिए दहली आवृत्ति ज़्यादा है? दूसरे के लिए। यानी इस वाले ग्राफ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना यहाँ से स्टार्ट होगी, इस आवृत्ति के मान पर, जबकि इस वाले में इस आवृत्ति के मान पर यह घटना होगी। इसका मतलब इस धातु का कार्यफलन कैसा है? ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? तो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होगा? अलग अलग पदार्थों के लिए दहली आवृत्ति का मान भी अलग अलग होगा, राइट। अब हमारे पास, हमने ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पढ़ लिया, तो इसको पढ़ने के बाद अगली जो हेडिंग आती है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिमाण। क्या आते हैं? परिमाण या परिणाम? बोलो। परिणाम। क्या आते हैं? परिणाम। आइए इधर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणाम संक्षिप्त में, किसमें? संक्षिप्त में क्या क्या सीखे आप अब तक? आइए इधर, सबसे पहला परिणाम आपने क्या सीखा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। बोलो। यानी प्रकाश किसमें? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए।
पहला परिणाम है ये। बराबर होगी तो केवल निरोधी विभव पर कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। जब तक विभव का मान धनात्मक होगा तब तक होगी, लेकिन अगर बराबर हुई तो गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा, और अगर आपने निरोधी विभव का मान यदि 0.001 माइनस में लगा दिया तो भी घटना समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा 0 तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस तक नहीं जा पाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला है, उसकी आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगले में आइए, दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा? दूसरा आपने सीखा कि प्रकाश विद्युत धारा, कौन सी? प्रकाश विद्युत धारा। देखो जो सीखा है वही लिख रहे हैं। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, कैसी? समानुपाती बोलो, होती है। सही है? बोलो, होती है। तीसरा बताओ, तीसरा आप क्या बताएंगे? तीसरा ये बताएंगे कि तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ जाती है। संतृप्त धारा बढ़ जाती है। बोलो। अच्छा, अगला क्या बताओगे? अगला ये बताओगे कि निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्या बताओगे? निरोधी विभव, बोलो, निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती, चला क्या नहीं वो ना, चलो, समानुपाती ही होता है। समानुपाती होता है। अगला क्या कह सकते हो कि उत्सर्जित, सुन लो पहले, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आवृत्ति पर निर्भर करती है। बोलो। और अगला है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक है तो प्रकाश के आपतन ऐसे कह सकते हो, तो धातु पर प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य समय पश्चता, टाइम लैग, समय पश्चता नहीं होती है। समय पश्चता मतलब अगर धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा है तो प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगेगा। प्रकाश के डलते ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखाई दे जाएगी। अगर आपको इंतजार करना पड़ा कि शायद अभी देगी तो समझ लेना कि उसका प्रकाश जो है वो दहलीय आवृत्ति से कम है। उसमें 1 सेकंड का इंतजार, इसका मान लगभग होता है 10⁻⁹ सेकंड।
कितना होता है? और ये तो आप समझते हैं कि 10 की घात -9 सेकंड कितना होता है। इसका मतलब कोई देरी नहीं है, जैसे ही प्रकाश आया धारा बहना चालू, और यदि नहीं बह रही तो घटना फेल है, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो ये थे प्रकाश वैद्युत के परिणाम जो आए थे वो संक्षिप्त में। बोलो जो पढ़े वही तो आए परिणाम, किसी को कोई दिक्कत? तो अब अगली हेडिंग पर हम जाते हैं। और कैसे? नहीं, अब ये तो 10 की घात -9 सेकंड है। इन समय के आकलन के लिए तो कोई ना कोई उपकरण या ऑपरेटर होते होंगे जो समय का कैलकुलेशन इतनी जल्दी करते होंगे, पलक झपकते ही। पलक भी बहुत टाइम में झपकता है, मतलब इसके कोई ना कोई ऑपरेटर तो होंगे, सामान्य इंसान का तो काम है नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसी कोई घड़ी तो होगी जो पल्स को इनको सबको बताती होगी। आइए इधर, आइए इधर। अब बात ये आती है, सुने हम, अगली बात में आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं। किसकी? चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं। सुनिए, समझ रहे ना? मैं पूरा लिखूं कि समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत, अरे आगे निकल गए हम, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं। समझना आप, ये क्यों असफल रहा, बातों को समझते चलना ध्यान से। इसकी असफलता के वही कारण है क्योंकि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के उल्टा चला, इसलिए ये असफल रहा। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने अब तक ये सीखा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, किस पर डिपेंड कर रही है? आवृत्ति पर कर रही है कि नहीं? बोलो। क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए आवृत्ति का न्यूनतम मान होना चाहिए। किसका? आवृत्ति का। जबकि चिरसम्मत भौतिकी कहती है या चिरसम्मत सिद्धांत कहता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए आवृत्ति नहीं, तीव्रता का न्यूनतम और अधिकतम होना आवश्यक है। वो तीव्रता को उत्तरदायी मानते थे, ठीक है ना? जबकि तीव्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा? आवृत्ति से। अगर प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है और प्रकाश की तीव्रता चाहे कितने ही गुना क्यों न हो, कोई घटना नहीं होगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। राइट? तो पहली असफलता का कारण। दूसरा, ये कहते थे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर? जबकि संभवतः हमने जो प्रयोग किया उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीव्रता पर नहीं, आवृत्ति पर निर्भर करती है। समझ में आ गई बात? तो ये इनकी दूसरी असफलता थी। तीसरा सुनिए, तीसरा इन्होंने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश को आप आपतित करोगे तो प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कुछ तो समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इन्होंने कहा कि चलो माना जाए कि उचित आवृत्ति का प्रकाश नहीं है, उचित आवृत्ति का प्रकाश नहीं है, तो तब तक वो इलेक्ट्रॉन उस कम आवृत्ति के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता रहे। समझो, ये कहते थे कि अगर कम आवृत्ति का प्रकाश है तो वह इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह के अंदर है वो ऊर्जा को अवशोषित करता रहे और जब उसके पास आवश्यक ऊर्जा हो तब निकल जाए। इसका मतलब प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय तो लगेगा। बोलो। लेकिन ये कहते थे कि अगर आने वाले, यही तो था, वो कहते तरंग है, वो कहते थे तरंग का मतलब है वो लगातार ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये कहते थे कि प्रकाश क्वांटा है, पैकेट है, अगर उस पैकेट की ऊर्जा उसके योग्य नहीं है वो लेगा नहीं, यानी पूरे फोटोन का अवशोषण करेगा। किसका करेगा? ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा इसमें से ले लिया, अगला आया उसमें से थोड़ा ले लिया और ऊर्जा हो गई, निकल गया, नहीं। मतलब ये तो ये कहते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत कहता है
कि अगर कोई प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हो रहा है तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषण में कुछ समय लगेगा, इसलिए प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में थोड़ा बहुत समय अवश्य लगेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि कोई समय पश्चाता नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत समय लगता है ना तो आप उस पर चाहे कितने ही गुना तीव्रता का प्रकाश डाल दीजिए, कोई घटना नहीं होगी। समझे ना मेरी बात को। आप ऐसे मान लो, यहाँ मैंने पहले बोला है कि ये पूरे फोटोन को अवशोषित करता है, इसीलिए तो क्वांटम भौतिकी आई, सारी लड़ाई इसी बात की है। आप ऐसे मान लो कि चिरसम्मत सिद्धांत ऐसे कहता है कि एक भूखा व्यक्ति अगर उसको 5 रोटी की आवश्यकता है, समझना, अगर उसे 5 रोटी की आवश्यकता है, वो गया, एक घर गया, उसको 2 रोटी मिल गई, दूसरे घर गया 2 और मिल गई, तीसरे घर गया 1 और मिल गई, 5 इकट्ठी की और भाग जाना चाहिए, यानी रोटी को इकट्ठा करने और भागने में समय लगेगा। ये कौन कहता है? चिरसम्मत। जबकि क्वांटम भौतिकी क्या कहती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहता है कि वो व्यक्ति भूखा है ना, वो जिस घर से रोटी लेगा अगर उसे 5 मिलेंगी तो ही लेगा, अगर 4.5 भी दी ना तो वो नहीं लेगा, चाहे भूखा मर जाए। समझो इस बात को। वो टुकड़ों में नहीं लेगा, वो उसको दिखेगा कि ये 5 रोटी दे रहा है, उन्हीं को लेगा। अगर उसे दिखा ये 4 है, वो उसके पास भी नहीं जाएगा, यानी वो पूरे क्वांटा को लेगा। और जैसे ही उसको 5 रोटी दिखी तो फिर उसे निकलने में समय नहीं लगेगा, लेगा और तुरंत भाग जाएगा। इसका मतलब है कि क्वांटम सिद्धांत तो ये कहता है कि वो पूरे पैकेट्स को अवशोषण करता है, पूरे क्वांटा को अवशोषित करता है। ये कहते हैं तरंग धीरे 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 करता रहे फिर निकल जाए। इस प्रकार इनकी असफलता के ये कारण थे। ठीक है ना। अब आता है प्लांक का क्वांटम मॉडल और फोटोन की अवधारणा। अगला टॉपिक है प्लांक का क्वांटम मॉडल। बस 2 दिन में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखिए अगला क्या है, अगला अपना टॉपिक है प्लांक का क्वांटम मॉडल एवं फोटोन की अवधारणा। समझना आप। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांक के क्वांटम मॉडल को। किसको? प्लांक के क्वांटम मॉडल को। तो समझना, प्लांक के अनुसार या प्लांक के क्वांटम मॉडल के अनुसार जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है। उसने कहा कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट्स के रूप में चलता है। ऊर्जा के इन बंडलों को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। और उसने कहा इसलिए हम प्रकाश को कह सकते हैं कि वो क्वांटम स्थिति में है या क्वांटम फॉर्म में है। ठीक है ना। जिसमें उसने कहा कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी है? क्वांटम है। कैसी है? प्रकाश किस में चलता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट्स के रूप में चलता है, ऊर्जा के में। उसी को उसने क्या कहा? क्वांटम मॉडल। उसने कहा कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा, किसकी? एक फोटोन का मतलब एक बंडल। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा होती है, उसने दी E बराबर, ऐसे कहा उसने कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो समानुपाती चिन्ह उठाया तो क्या आया? क्या आया? H। यहाँ H क्या है? यहाँ H समानुपाती, बोलो, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। जब भी नियतांक आ जाए तो उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका मान होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू H = E/न्यू। E का मतलब जूल, न्यू का मतलब सेकंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल इंटू सेकंड। ये किसका मान है? H का है। E बराबर H न्यू भी सही है, और न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है E बराबर HC/λ। एक ही बात है।
E बराबर hc अपॉन लैम्डा। अब बात आती है किसकी, फोटोन की, किसकी, फोटोन की अवधारणा के बारे में। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, फोटोन जो है ये प्रकाश का ही तो कण है, इसलिए फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला, फोटोन का वेग प्रकाश का वेग कितना होता है, 10 की घात -8 या +8 मीटर पर। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, पहली बात। दूसरा, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, मतलब रुके हुए फोटोन का कोई अस्तित्व नहीं है। फोटोन का गति के कारण तो जरूर उसका द्रव्यमान होता है, लेकिन विराम अवस्था में, यानी आप ऐसे कह सकते हो फोटोन, आपको याद है मैंने क्या बताया था, एक बार कहीं बताया था, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। आपको कहाँ बताया था पता है, जब मैंने ये कहा था कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबद्ध नहीं है। क्यों? कि जब फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है तो आवेश रहित होता है। क्या होता है? तो फोटोन आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित होता है। और आवेश रहित होता है इसलिए फोटोन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, सीधा निकल जाता है, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उसका। तो आप क्या कह सकते हैं, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता। ये बात समझ में आई? अगला, फोटोन की ऊर्जा व संवेग क्या होते हैं? नियत होते हैं। क्या होते हैं? कोई बता सकता है फोटोन का संवेग क्या होगा? P बराबर mv नहीं हो सकता, क्योंकि m तो 0 होता है, तो P बराबर 0 हो जाए, जबकि मैं कह रहा हूँ नियत होता है, तो कुछ तो है। तो संवेग किसके कारण होगा? गति के कारण होगा। स्थिर के लिए तो संवेग 0 होगा, जिसको कहते हैं गतिक संवेग। क्या होगा, कैसे निकालेंगे? E बराबर आएगा mc²। E बराबर, समझते हो ना? तो E बराबर होता है mc², और बराबर क्या है? h न्यू। क्या है? और न्यू बराबर, चलो बाद की बात है। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं mc × c, और mc बराबर होता है p, और इंटू क्या हो गया? c बराबर h न्यू, तो p बराबर होता है h न्यू अपॉन c। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, अगर न्यू बराबर क्या रखेंगे? c अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा c से c कट जाएगा अपॉन लैम्डा। यही डी ब्रोगली के लिए है फोटोन का संवेग। p = h अपॉन लैम्डा, और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर h अपॉन p। बोलो। तो अब सुनिए, मैंने बोला संवेग नियत होता है, और अगला पॉइंट ये कहता है कि फोटोन की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है? अच्छा, प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? नहीं, पहचान तो कुछ तो होगी, जिसमें ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहें। तो सुनेंगे आप कि फोटोन की टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अर्थात टक्कर के दौरान संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। ठीक है ना? अरे ऊर्जा के आधार पर ही तो टक्कर प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। 11वीं में क्या खाक किया था तुमने? बोलो। प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? जिसमें संवेग के साथ साथ ऊर्जा भी संरक्षित रहे। और अप्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? जिसमें संवेग तो संरक्षित रहे लेकिन ऊर्जा संरक्षित ना रहे। तो संवेग तो टक्कर कोई सी भी हो संरक्षित रहता है, लेकिन ऊर्जा जहाँ संरक्षित नहीं होगी वो अप्रत्यास्थ टक्कर है। जैसे बात ये नहीं है कि सीधी रेखा में, ये कोई परिभाषा नहीं है। 2 रेखाओं में चला जाए तो भी संरक्षित रह सकती है ऊर्जा। बात यह है कि जब वो टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर एक ही वेग से दोनों गति करें तो अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। समझ में आ रही बात? एक पिंड है, दूसरा इससे टकरा के इससे ही चिपक गया और दोनों एक साथ गति करने लग जाएं तो टक्कर अप्रत्यास्थ होती है। समझ में आ रही बात?
जैसे किसी लकड़ी के बॉक्स में बंदूक से गोली दागी जाए और वो गोली उसमें धस जाए और बॉक्स भी आगे चला जाए, तो गोली और बॉक्स दोनों आगे जा रहे हैं, इसलिए वो टक्कर कैसी है, और इसमें ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है ना। और इस दुनिया में कोई ऐसी टक्कर नहीं है जो, सामान्यतः कोई ऐसी टक्कर नहीं है जो टक्कर प्रत्यास्थ हो, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकी में जाओगे तो आपको बहुत सारी टक्कर प्रत्यास्थ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आइए जरा एक बात और रह गई, कौन सी, अभी जो मैंने बोला कि फोटोन का चक्रण एक होता है, चक्रण का मतलब होता है स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इसके लिए इसी पे तो कणों का वर्गीकरण किया गया था कि कौन सा कण फर्मी है, कौन सा कण बोसोन है, चक्रण संख्या पर, जिसको कहते हैं स्पिन, यानी अपने अक्ष पर घूमना। आपने पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, +-1/2, किस लिए पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो आप, ऐसे एक तीर का निशान यूँ लगाते हो फिर एक यूँ लगा देते हो, बोलो तो ऐसी कंडीशन में ये प्रचक्रण वाला है। तो फोटोन का प्रचक्रण कितना होता है, एक, अर्थात फोटोन का अवशोषण आंशिक नहीं होता, क्या होता है, पूर्ण अवशोषण होता है। आंशिक अवशोषण नहीं होता, क्या होता है, पूर्ण। इसीलिए तो वो हाइगेन फेल हो गए थे, वो कह रहे थे कि उससे अवशोषण करता रहे। मैंने क्या बोला, उसका पूर्ण अवशोषण करेगा तब जब उसे लगेगा कि इसकी आवृत्ति इतनी है कि मैं इसे लेकर के बाहर निकल जाऊंगा, तो पूरे का अवशोषण करेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ अब कर ले, कुछ अगले में से कर ले, ऐसा नहीं, यानी इसका क्या होता है, पूर्ण अवशोषण होता है। तो ये था अपने पास क्या, प्लांक का क्वांटम मॉडल और फोटोन की अवधारणा। और नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का, और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से फिर प्रकाश विद्युत प्रभावों की व्याख्या करेंगे। ये जो अभी आए ना, इन सब की व्याख्या किससे करेंगे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। और आइंस्टीन ने किस थ्योरी को काम में लिया था, प्लांक थ्योरी को। आइंस्टीन ने प्लांक थ्योरी यानी प्लांक सिद्धांत को उपयोग में लेते हुए समीकरण दिया था, और उस समीकरण से सारे नियम उसने सिद्ध कर दिए थे। तो वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।